आया समझ में? नहीं आया? ओके। एक मिनट मैं देखता हूँ कहीं हिंदी से तो मिस्टेक नहीं होगी। टेबल में क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर, और यहाँ पे क्या दिया है? कंसंट्रेशन। अच्छा, गैस है, इनिशियल प्रेशर, वही हो गया। किलो पास्कल और हाफ लाइफ इन मिनट। पहला है कंसंट्रेशन 700, टी हाफ है 84 मिनट। दूसरी रीडिंग कितनी थी? 400, और ये है 83.5 मिनट। रीडिंग 2, रीडिंग 3 कितनी थी? 100। हाफ लाइफ देख रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन देख रहे हैं, कौन सी चीज़ चेंज हो रही है दोनों में? इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तीनों में। क्या हाफ लाइफ चेंज हो रही है? नहीं हो रही। कौन से केस में ऐसा होता है? हाफ लाइफ है बेटा, अब ऐसा भी मत चेंज करिए। इतना तो अप्रॉक्सीमेशन चलता है। 83.5 और 84 में आप जो है वो एकदम से वो मत करिए, इतना तो चलिए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जो है चेंज होने के बावजूद हाफ लाइफ जो है वो इसीलिए तो दिया 83.5, जानबूझ के क्वेश्चन कि आपको थोड़ा सा तो कंफ्यूज किया जाए। अगर 84 84 84 लिख देते तो फिर शायद कंफ्यूजन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी दिया है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? ज़ीरो ऑर्डर में। हैं? अच्छा ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सॉल्व करिए। टी हाफ हो गया 84, ठीक है। दूसरा हो गया टी 84, और यहाँ पे कैंसिल हो गया है
यहाँ पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन की पावर 700 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय, चलिए 100 कर देते हैं, और इसकी पावर क्या थी 1 माइनस एन, ठीक है ना, 1 माइनस एन है ना फॉर्मूला, 1 माइनस एन, तो ये आ गया 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 100, 1 माइनस एन, ठीक है, ये तो आ गया 7 की पावर 1 माइनस एन, ये 1 है, और ये 1 जब होगा, जब 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे जो है बात तो सही है। अच्छा ज़रा टी हाफ क्या कहते हैं, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ लिखिए और ज़ीरो ऑर्डर का टी हाफ लिखिए। हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को टी हाफ का फॉर्मूला ही नहीं याद है। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ और ज़ीरो ऑर्डर का टी हाफ, ये वैल्यू जो है यस फर्स्ट ऑर्डर ही आएगी, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0, तो एन इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है उसके अंदर कंसंट्रेशन जो होती है वो नहीं होती, 0.693 डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है टी हाफ, उसके अंदर ए नॉट बाई 2 के, चेक करिए, हाँ, तो बिल्कुल ज़ीरो ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ही ऑर्डर है। तो हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और करिए। ठीक है, आप लोगों का सही आया था फॉर्मूले से, और वैसे भी मतलब टेबल कुल मिला के कहने का ये है कि टेबल से भी हम लोग कर सकते हैं देख करके। हम्म चलिए, कंसंट्रेटेड वर्सेस टाइम का ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, 0, 1, 2, 3 एंड एन, सबके लिए बनाइए जल्दी से, एरिया का बना दिए, कैसे बनेगा। कल किया था हमने ये, तो आपको ग्राफ दे करके डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये कौन से ऑर्डर का ये ग्राफ है।
तो ग्राफ देख के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना चाहिए। जीरो ऑर्डर का ग्राफ बन गया। जीरो ऑर्डर का ऐसे बना था, फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा बनेगा, वो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, ये ज़ीरो और ये फर्स्ट। उसके अलावा सेकंड से लेकर के सेकंड ऑनवर्ड क्या हो जाएगा ग्राफ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, 1/a⁴ n-1 वर्सेस टाइम। अगर सेकंड ऑर्डर है तो पावर 1 हो जाएगी, और थर्ड ऑर्डर है तो 1/a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ देख करके भी हमको याद होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो इसको लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स of reactants that takes part in elementary reaction। ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन को और क्या कहते हैं हम लोग, दूसरा नाम क्या था, सिंगल स्टेप, हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और सिंगल स्टेप, ठीक है।
बेटा दरवाज़ा खुला हुआ है, बंद करो तो जितनी हवा एसी दे रहा है उससे ज़्यादा वो दे रहा है, एकदम मिला दो। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो पता लगाते हैं वो हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन की पता लगाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी कैन बी की बजाय लिखिए मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव होल नंबर एंड इट्स वैल्यू इज n इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। It can never be zero, negative or in fraction. तो मॉलिक्यूलैरिटी ना तो ज़ीरो हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। जो पावर होती है रिएक्टेंट्स की उसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये मैंने लिखवाया था बिल्कुल शुरू में, जो हम लोगों ने रेट लॉ लिखना शुरू किया था, वहाँ चेक करिए, वहाँ लिखवाया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन। ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO2 gives rise to NH N2 प्लस H2O, ये बना। तो अगर मुझे ये दे दिया जाए कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मेरा रेट लॉ क्या हो जाएगा बोलिए, या सिंगल स्टेप बोल दें, स्टेप रिएक्शन है, तो रेट लॉ क्या लिखेंगे, RkNH4 NO2 की पावर 1। एलिमेंट्री के लिए यही सीखा था, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही पावर बन जाता है, ठीक है ना। गुड। तो इसके लिए मुझसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो मैं क्या बता दूंगा, इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी पूछे तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 हो जाएगी।
तो एलिमेंट्री अगर रिएक्शन कोई हमें दिया हुआ है तो उससे हम देख करके डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों निकाल सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर भी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। HI gives rise to I2 plus H2। ये भी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, या सिंगल स्टेप है। तो इसके लिए लिखिए, रेट लॉ क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री बोल दिया है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये पता भी किससे चलता है? चलता एक्सपेरिमेंट से ही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है, लेकिन क्योंकि उसने रिएक्शन में हमको बोल दिया है एलिमेंट्री है, वो पहले से पता कर चुका होगा रिएक्शन करा के, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? KHI, और जो कोएफिशिएंट है स्टैइकियोमेट्रिक वो क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? ये भी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, एक 3 मॉलिक्यूल वाला भी कर लेते हैं। इसके बारे में भी दिया है हमको, क्या ये एलिमेंट्री स्टेप या रिएक्शन। उसका लिखिए फटाफट, ऑर्डर लिखिए, रेट लॉ लिखिए और मॉलिक्यूलरिटी लिखिए। हो गया? लिख लिया? तो रेट लॉ हमारा हो जाएगा R इक्वल टू K NO की पावर 2 O2 की पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2 + 1 इक्वल टू 3। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? वो भी 3। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्यों नहीं हो सकती इसको समझते हैं। देखिए, एक मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ओके, एक मॉलिक्यूल ये है,
दो मॉलिक्यूल हैं, बाई मॉलिक्यूलर अभी ले लेते हैं, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होगा, वो तो खुद ही से फट जाएगा, क्या हो जाएगा, खुद ही से फट जाएगा या आपस में टकराएगा, सेमी मॉलिक्यूल। बाई मॉलिक्यूलर में क्या होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, और ये एलिमेंट्री है, रिएक्शन है, तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 1, ये हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो जाएगी। तो ये मेरा ए है, ये बी। तो ये जब आपस में दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो क्या क्या कंडीशंस उस वक्त चाहिए होंगी उनको। पहली चीज कि ये आपस में आकर के कोलाइड करें, बिना कोलिजन के तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। हर हालत में पहला क्या कंडीशन है कि ये आपस में आए और कोलिजन करें। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, इसी को क्या कहते हैं, कोलिजन थ्योरी कहते हैं। पहला क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन दी मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है, पहली कंडीशन ये है कि उन्हें आपस में कोलाइड करना चाहिए। ओके, क्या खाली कोलिजन मात्र से ही वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है? क्यों, क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या चीज़ और चाहिए। एक मान लीजिए मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, देखिए, और आ करके एक तो ये है कि बिल्कुल स्पीड जो है उनकी बुलेट से भी ज़्यादा है, और ज़्यादा है, 10⁶ के अराउंड है, और आकर के टकराए। और एक ये है कि धीरे से ऐसे टकरा गया, तो धीरे वाले में रिएक्शन नहीं होगा। जो बहुत तेज हुए हैं उसी के अंदर तोड़ फोड़ मचेगी, नए बॉन्ड टूटे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि एक जो कोलिजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके पास मान लीजिए इनके कोलिजन इन मॉलिक्यूल के जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इनके पास मिनिमम एनर्जी सपोज मैं मान लेता हूँ कि 200 जूल होनी चाहिए। तो अगर इसके पास 200 जूल एनर्जी है, इसके पास भी 200 जूल एनर्जी है, और फिर ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तब तो ये उस कंडीशन को पहुंच पाएंगे जहां पे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। वरना 150 जूल लेकर के एनर्जी से कोलाइड कर रहे हैं तो बॉन्ड ही नहीं ब्रेक हुआ ना, जो रिएक्टेंट में था उतनी एनर्जी बॉन्ड नहीं ब्रेक हो पा रहा है। तो बावजूद इसके कि कोलिजन हो जा रहा है लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज रिएक्टेंट्स must have minimum energy, ठीक है ना। और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है या चाहिए होती है कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी बात सही हो गई, समझ में आ गई।
तीसरी एक चीज और है कि उसके पास एनर्जी भी चाहिए जितनी उससे उतनी या उससे ज़्यादा है, कोलिजन भी हो रहा है, उसके बाद भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट होने के लिए एक और कंडीशन नेसेसरी है। दैट कंडीशन इज, लिख लिए पहले कंडीशन लिख लिए, थर्ड फिर उसको समझेंगे। दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्लियर हुआ? लिख लिया? देखिए क्या मतलब है इसका। मान लीजिए ये मेरा मॉलिक्यूल है और एक ए है एक बी है। ये मॉलिक्यूल ए ये कह रहा है कि मेरे इस वाले पार्ट पे अटैक होना चाहिए मुझे कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में। उसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट है पूरे स्ट्रक्चर में, वहां पर हिट होना चाहिए। बात आ रही समझ में? यानी एनर्जी भी उसी के मतलब की हो, कोलिजन भी हो, और फिर उसी पर्टिकुलर साइट पे हिट होना चाहिए। और ये कह रहा है कि मेरी इस वाली साइट पे हिट होना चाहिए। आ रही समझ में बात? तो अब क्या होगा, जब ये वाली साइट और इसकी ये वाली साइट आमने सामने आकर के हिट होंगी, तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो बनाइए ये वाला डायग्राम। अब आपको समझ में आएगा इसके बाद कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो पाती। चलें या यहीं बना लेते हैं। मान लो मेरे पास रिएक्टेंट 3 होते, ये बी है, अब मैं सी भी ले लेता हूँ। ये ले लिया सी। ये कह रहा मेरी ये वाली साइड हिट होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा मेरी ये वाली साइड हिट होनी चाहिए, सी कह रहा है। तो अब ये तीनों की अगर ये साइड हिट होनी है तो इसका जो चांसेस हैं वो ऐसे। इस तरीके से प्रॉपर ओरिएंटेशन जब इनकी होगी और फिर कोलिजन होगा उस एनर्जी के साथ जो एनर्जी इनको मिनिमम चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, तब जा करके ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट इसके बाद होगा तो ये देखा गया है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल इस तरीके से कोलाइड ही एक साथ नहीं हो पाते हैं जिसके अंदर एनर्जी भी हो, जो एनर्जी चाहिए, जिसके अंदर और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो, और उसके बाद जो है
कोलिजन भी हो। आ रही बात समझ में? इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और फ्रैक्शन में क्यों नहीं होती है, जीरो क्यों नहीं होगी? भाई बिना जीरो का मतलब कोई रिएक्टेंट नहीं, तो क्या बिना रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं। और फ्रैक्शन में क्यों नहीं होती? आधा रिएक्टेंट थोड़ी इस्तेमाल होगा। रिएक्शन में जब भी रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा तो या तो एक होगा या दो होगा, मतलब पूरा इस्तेमाल होगा ना। ये तो हो नहीं सकता कि आधा इस्तेमाल हो रहा है, 2/3 हो रहा है, 3/4 हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस डायग्राम को बना लीजिए और इसको लीजिए। दिस इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। क्या कहलाती है? कोलिजन थ्योरी। ये तीनों पॉइंट उसके अंदर आपके एक्सप्लेन होने चाहिए। कोलिजन थ्योरी में एक लाइन लिख लीजिए, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन सच ए वे that they should have all the three, या they should follow all the three conditions. Then the reactant will be converted into product. चलिए, अब एनसीईआरटी में हमारे एक दिया हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो भी ज़रा सा देख लेते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। CH3